हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित हम क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास एक नंबर है कि अधिशोषण किसे कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अधिशोषण किसे कहते हैं दोस्तों। तो अधिशोषण किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा कि जब हमारे पास कोई क्या भी पदार्थ, कोई द्रव, जब जिसे किस प्रकार का होगी, अधिशोष्य हो। तो जब अधिशोष्य अधिशोषक अधिशोषक की सतह पर असमान रूप से संचित हो जाता है या क्या कह सकते हैं अभी, या ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना अधिशोषण कहलाता है। ये हो गई हमारी अधिशोषण की परिभाषा। इसके बाद में हमारे पास दोस्तों कि लेंथेनॉइडों को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो लेंथेनॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा डी ब्लॉक तत्व होता है उसके मध्य में स्थित होते हैं। तो कारण बड़ा तो यही है इसका। बाकी इसे डेफिनेशन के तौर पर हम किस प्रकार लिखते हैं, तो देखिए लेंथेनॉइड क्या है, लेंथेनॉइडों को क्या बोलते हैं को आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेंथेनाइड किसके अंदर आता है भाई, एफ ब्लॉक के अंदर आता है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक के तत्व है जो कि आवर्त सारणी में संक्रमण तत्व आप जानते हो, डी ब्लॉक के तत्व जो संक्रमण तत्वों के मध्य में स्थित होते हैं। ये आवर्त सारणी के तीसरे व चौथे वर्ग के मध्य
स्थित होते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा कि लैंथेनाइडों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अगर कुछ और भी इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये जो आवर्त सारणी है तो ये निचले भाग में स्थान ग्रहण करते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने कि ये जो क्या है अभी आवर्त सारणी के निचले भाग में स्थित होते हैं। और इनमें क्या होता है अभी एफ कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और उसकी का जो कुछ खास बात है वो आपको जिस प्रकार से पता हो उसे हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो ट्रांस यूरेनिक तत्व किसे कहते हैं या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांस यूरेनिक तत्व जो है, देखिए आपको पता है कि यूरेनियम जो है 92, तो यूरेनियम 92 के बाद में कोई जो तत्व होता है उसमें क्या होती है कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और ये प्रकृति में तो पाए नहीं जाते। ये क्या है कि इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है या किसी बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो इन तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व बोला जाता है दोस्तों। तो ट्रांस यूरेनिक तत्व यूरेनियम यानी U92 के बाद में, यूरेनियम के बाद में आने वाले, यूरेनियम के बाद में आने वाले समस्त एक्टिनोइड अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अस्थायी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं और ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। इनको क्या भी, इन समस्त तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इन समस्त तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। क्या दोस्तों, इनको कहाँ पर बनाया जाता है? अभी प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है या बनाया जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो संश्लेषित किया जाता है। तो यूरेनियम U92 के बाद आने वाले, इनके बाद में जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले समस्त तत्व इन समस्त तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको बता देता हूँ, जैसे प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम ये क्या भी एक ट्रांस यूरेनिक तत्व है। जैसे
नेपटूनियम है, नेपटूनियम, ये भी एक ट्रांस यूरेनिक तत्व है दोस्तों। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है दोस्तों कि संक्रमण धातुओं में उच्चतम घनत्व किस तत्व का होता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको सभी को पता ही, आप जानते ही हो कि संक्रमण जो धातु में होती है उसमें सबसे उच्चतम जो घनत्व होता है वो Fe का होता है। तो संक्रमण धातुओं में उच्चतम घनत्व Fe का होता है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, या इसे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों, तो हमारे पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनको एक व्यवस्था द्वारा प्राप्त करके क्या बना सकते हैं, उनको सेल बना सकते हैं। तो सेल बनाने के बाद में हम उनमें क्या करेंगे भी, उनके विभवों में अंतर चेक करेंगे, तो उसके अंदर जो बल पाया जाता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो देखिए विद्युत वाहक बल को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि विद्युत वाहक बल दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों इलेक्ट्रोड विभवों वाली इलेक्ट्रोडों को जोड़ने से प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है भाई, को सेल कहते हैं। को एक सेल कहते हैं तथा उनके विभवों के मध्य या विभवों के मध्य अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विभवों के मध्य अंतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्योंकि कारण क्या है भाई, क्योंकि इसी बल के कारण विद्युत जो है वो उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसी बल के कारण विद्युत उच्च विभव के इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले
इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है, जिसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। इसे किससे भी? वोल्ट से मापा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया जाए एप्रोटिक विलायक से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं एप्रोटिक विलायक? तो देखिए दोस्तों, एप्रोटिक विलायक वे विलायक जिनमें क्या नहीं होता है? प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें हम एप्रोटिक विलायक कहते हैं। तो ऐसे विलायक जिनमें क्या ना हो, जिनमें प्रोटॉन उपस्थित ना हो, उन्हें एप्रोटिक विलायक कहते हैं। तो एप्रोटिक विलायक है, जिसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ आपको। द्रव जो है SO2 BF3 व द्रव N2O2 O4, ये क्या है दोस्तों? एप्रोटिक विलायक हैं। तो इनमें क्या होता है अभी? ये स्वतः आयनन के कारण प्रोटोनी विलायकों की तरह ये भी क्या होता है? ये भी धनायन तथा ऋणायन प्रदान करते हैं। किस कारण भी? आयनन, स्वतः आयनन के कारण क्या करते हैं? ये धनायन व ऋणायन है जो प्रदान करते हैं दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि द्विक लवण व संकुल लवण में क्या अंतर होता है दोस्तों? तो देखिए, आपको द्विक लवण और संकुल लवण जो है उनमें अंतर बता रहे हैं कि आंसर इसका क्या होगा। जो द्विक लवण है, द्विक लवणों में क्या होता है? अभी धातु आयनों तथा ऋणायनों के मध्य आयनिक बंध होता है। क्या होता है दोस्तों? द्विक लवण जो होते हैं, तो द्विक लवणों में धातु और आयनों के मध्य, आयनों तथा ऋणायनों के मध्य क्या होता है? अभी आयनिक बंध होता है। जबकि संकुल यौगिकों में धातु आयन तथा ऋणायनों में, ऋणायन इसमें क्या होता है? भी लिगेंड होते हैं ना, तो लिगेंड के मध्य
जबकि संकुल यौगिकों में धातु, आयन तथा ऋणायन जो संकुल यौगिक है उनमें क्या होता है भी लिगेंड होते हैं। तो ऋणायनों के बीच कौन सा बंध होता है भी उपसंयोजक। हमने पहले भी बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे कि उपसंयोजक जो संकुल यौगिक है उनमें कौन सा बंध पाया जाता है भी उपसंयोजक बंध पाया जाता है। तो के बीच उपसंयोजक बंध पाया जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों कि द्विक लवण जो है द्विक लवण में मूल अभिकर्मकों के धनायन तथा ऋणायन, जो मूल अभिकर्मक होता है उसके धनायन तथा ऋणायन अपनी पहचान बनाए रखते हैं। क्या करते हैं अभी अपनी वो वैसे के वैसे रहते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जबकि संकुल यौगिकों के मूल अभिकर्मक क्या होता है भी कि जो मूल अभिकर्मकों के ऋणायन और धनायन जो होते हैं उनकी पहचान जो खत्म हो जाती है। कुछ होते हैं जिनकी खत्म हो जाती है, बाकी कुछों के रहती है पहचान उनकी। तो जबकि संकुल यौगिकों के अभिकर्मकों के धनायन एवं ऋणायनों में से कुछ की पहचान खत्म हो जाती है। तथा उनकी जगह नए आयन बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस सवाल के अंदर द्विक लवण व संकुल लवण में जो अंतर होते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो एक बार से फिर से आपको बताना चाहूँगा कि द्विक लवण जो होते हैं उनमें धातु, आयनों तथा ऋणायनों के मध्य आयनिक बंध होता है। और संकुल यौगिकों में कौन सा होता है भी उपसंयोजक बंध होता है। द्विक लवणों में आयनिक बंध होता है और संकुल यौगिकों में उपसंयोजक बंध होता है। द्विक लवणों में अभिकर्मों के ऋणायन तथा धनायन क्या आते हैं भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और जो संकुल यौगिक हैं वो क्या आते हैं भी उनमें कुछ न कुछ पहचान जो अभिकर्मों की वो क्या हो जाती है भी खत्म हो जाती है। ठीक है, और उनकी जगह पर कौन से आयन आ जाते हैं भी नए आयन बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो हमारे पास वो है दोस्तों कि लिगेंड एवं किलेट को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि पहले लिखते हैं हम लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है भी केंद्रीय परमाणु जो होता है, केंद्रीय परमाणु उपसंयोजक। आपने यौगिक ये जो संकुल यौगिक पढ़े होंगे उनमें क्या होता है भी केंद्रीय परमाणु से बंधित या जिस केंद्रीय परमाणु जिससे बंध बनाए रखता है से बंधित
परमाणु या परमाणुओं के समूहों को क्या कहते हैं अभी? लिगेंड कहते हैं। जिससे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि NiCN4, इसमें क्या है भी, ये एक संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक। इसमें क्या है भी, ये जो धातु परमाणु हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया, और इसके साथ ये जो समूह जुड़ा हुआ है ये लिगेंड कहलाता है। तो इसमें 4 लिगेंड हैं और CN जो क्या भी लिगेंड का कार्य करता है। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर लिगेंड। तो इसके बाद में हमने एग्जांपल कर लिया, तो इससे आगे और जैसे ये क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ये अधिकांशतः ये जो लिगेंड होते हैं ये अधिकांशतः ऋणायन या उदासीन अणु होते हैं। क्या होते हैं अभी, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, ये या तो कोई उदासीन हो सकता है और या क्या हो सकते हैं भी, ये ऋणायन होते हैं। तो अधिकांशतः ये अधिकांशतः ऋणायन या उदासीन अणु होते हैं। तो जहाँ पर ये CN जो है वो ऋणायन है। ठीक है दोस्तों, CN क्या है यहाँ पर, ऋणायन है। तो अधिकांशतः ऋणायन या उदासीन अणु होते हैं, जिनमें क्या होता है अभी, जिनमें कम से कम एक परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु पर क्या भी दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, पाया जाता है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूँ, जैसे F- Cl- हो गया, CN आपको मैंने करवा ही दिया है पहले ही, और H2O हो गया, ये उदासीन, ROH हो गया, NO+ हो गया, और जैसे NH2 हो गया, और CO3 2- हो गया, और जैसे SO4 2- हो गया। इस प्रकार ये क्या है दोस्तों, लिगेंड होते हैं। तो इसके बाद में हम किलेट की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। हाँ तो दोस्तों, किलेट किसे कहते हैं? लिगेंड हमने कर लिया कि जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ जो तत्व जो जुड़ते हैं, जो परमाणु जुड़ते हैं, अणु जुड़ते हैं, ऋणायन वगैरह जो होते हैं, उदासीन होते हैं, ये जो जब इसके साथ तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इसके बाद में किलेट किसे कहते हैं? किलेट जो होता है, जैसे कोई हमारे पास क्या है भी, कोई धातु परमाणु है तो उसके साथ क्या भी लिगेंड कोई धातु परमाणु या आयन के साथ क्या करता है भी, एक से अधिक उपसंयोजक बना लेता है। एक तो होता ही है बंद, उसके बाद में अगर क्या भी और भी ज़्यादा बंद बना लेता है तो उसके क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे भी, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं उसको। तो जब बहुदंतुक जो लिगेंड होते हैं उन तो किसी धातु या आयन के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बनाकर क्या कर लेते हैं भी, चक्रीय संरचना बना लेते हैं। तो चक्रीय संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, किलेट कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगी इसकी कि जब कोई लिगेंड धातु परमाणु
या आयन के साथ एक से अधिक बंध बनाती है, एक से, तो जो एक से नॉर्मल एक दो जो बंध बनते हैं उनको तो क्या कहते हैं, अभी जो बंध बनाते हैं वो परमाणु या आयन जो है उनको तो क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। अगर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बंध बना लेते हैं और एक संरचना बना लेते हैं चक्रीय, उसे अपने क्या बोलते हैं, अभी किलेट बोलते हैं। तो जब कोई लिगेंड धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक क्या बना ले भी, उपसह संयोजक बंध बना ले या बंध बनाता है, बंध बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। और जब कोई बहुदंतुक लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बनाकर क्या करता है, अभी एक चक्रीय संरचना बना लेता है, बंध बनाकर चक्रीय संरचना बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, भी किलेट कहते हैं। या इस बनी हुई चक्रीय संरचना को क्या कहते हैं, भी इस बनी हुई चक्रीय संरचना को किलेट कहते हैं, किलेट कहते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि ये CO है हमारे पास और हमने इसके क्या भी दो लिगेंड जोड़ दिए हैं जैसे HCnH2 और इसी प्रकार यहाँ पर H इनकी मध्यबंध है तो HCnH2, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा NH2CH2, सॉरी यहाँ पर 2 है और NH2CH2 हो गया। तो देखिए ये कार्बन है, तो इस कार्बन में कितनी संयोजकता होती है, भी कार्बन की 4 होती है। तो एक इसने N के साथ बंध बना लिया, एक यहाँ पर बंध बन गया H के साथ, 2 हो गए, और एक इधर वाले साइड H के साथ 2 बंध बना लिए, एक N के साथ बना लिया, एक इधर वाले कार्बन के साथ बना लिए, तो इसकी कंप्लीट होगी। इसी प्रकार इसके कंप्लीट हो गई। तो ये जो है वो एक लिगेंड है और ये एक बहुदंतुक लिगेंड है। तो ये दोनों बहुदंतुक लिगेंड मिलकर क्या भी कोबाल्ट के साथ बंध बना लिया इन्होंने। तो इस प्रकार अगर कोई यौगिक जो है वो बंध बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, भी
चक्रीय संरचना बन गई ना इनकी, तो इनको क्या बोला जाता है भाई, किलेट बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है दोस्तों कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी जो है तो किस प्रकार से इसे डिफाइन करते हैं। देखिए दोस्तों कि क्रोमेटोग्राफी क्या भी पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। भौतिक क्रोमेटोग्राफी आपको पता तो चल गया होगा कि किस काम में आती है, ये पृथक्करण करने में काम आती है। तो क्रोमेटोग्राफी पृथक्करण की एक भौतिक विधि है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें आणविक यानी क्या बोल सकते हैं, अथवा आणविक मिश्रण के लगभग समान गुणों वाले अवयवों को दो पदार्थों के मध्य वितरण द्वारा पृथक किया जा सकता है दोस्तों। क्रोमेटोग्राफी जो है वो कई प्रकार की होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। भी एक पृथक्करण की एक भौतिक विधि है। इसमें क्या होता है भी, आणविक मिश्रण के लगभग समान गुणों वाले अवयवों को दो पदार्थों के मध्य वितरण द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको पृथक किया जा सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निक्षालक क्या होता है दोस्तों। तो निक्षालक जो होता है ये क्या करता है भी, निक्षालक अधिशोषण के उपरांत निक्षालन द्वारा अधिशोषित पदार्थों को अधिशोषक से पृथक करने के लिए उस पर शुद्ध विलायक गुजारा जाता है। उस पर क्या होता है दोस्तों, शुद्ध विलायक गुजारा जाता है। इससे शुद्ध पदार्थ मिश्रण के
विभिन्न अवयव विलयन के रूप में प्राप्त होते हैं और उनसे शुद्ध पदार्थों को पृथक कर लिया जाता है। अधिशोषित पदार्थों से शुद्ध विलायक गुजारने का प्रक्रम निक्षालन कहलाता है। जबकि हमसे क्या पूछा गया, अभी निक्षालक के बारे में पूछा गया है। तो जबकि वह प्रयुक्त किया गया, हमने जो पदार्थ प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं, अभी प्रयुक्त किया हुआ विलायक क्या कहलाता है, अभी निक्षालक कहलाता है। हाँ तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि निक्षालक किसे कहते हैं। तो निक्षालक क्या होता है, अभी अधिशोषण के उपरांत क्या हो गया, अभी कुछ अधिशोषण हो गया तो उसके बाद में निक्षालन द्वारा जो अधिशोषित पदार्थ है, तो क्या होता है, अभी निक्षालन द्वारा अधिशोषित पदार्थों को अधिशोषक यानी जिसने अधिशोषित किया है उस पदार्थ को तो से अलग करने के लिए उस शुद्ध विलायक उसे क्या भाई उस पर क्या गुजारा जाता है, एक शुद्ध विलायक गुजारा जाता है। एक अलग विलायक जो हमने लिया है उसको उससे गुजार दिया तो वो विलायक जो है उसमें क्या अभी वो जो अधिशोषित पदार्थ हुआ है ना उसको क्या होगा, अभी अपने साथ में लेकर एक मिश्रण बनाकर वो आगे चला जाएगा। तो इससे शुद्ध पदार्थ मिश्रण के विभिन्न अवयव विलयन के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी विलायक जो है वो उसमें वो जो अवयव अधिशोषित हुआ है वो मिलकर एक मिश्रण बना लेंगे और हमें क्या हो जाएगा, अभी विलयन के रूप में वो प्राप्त हो जाएंगे और उनसे शुद्ध पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। तो उससे हम जो शुद्ध पदार्थ है उनको भी अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो अधिशोषित पदार्थों से शुद्ध विलायक को गुजारने का प्रक्रम तो क्या कहलाता है, अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है निक्षालन किसे कहते हैं। तो अधिशोषित पदार्थों से शुद्ध विलायक गुजारने का प्रक्रम क्या कहलाता है, अभी निक्षालन कहलाता है। जबकि इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है, जो विलायक प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अभी निक्षालक कहते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि Fe क्या दोस्तों कि Fe3+ और Fe3+ जो है वो Fe2+ से अधिक क्यों अधिक होता है, क्यों अधिक स्थायी होता है, इसका कारण हमें बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें Fe3+ Fe2+ से अधिक स्थायी होता है या अधिक स्थायी है क्योंकि Fe2+ का निर्माण किससे हो जाता है, अभी जैसे ये 3D हो गया
और यहाँ पर हो गया 4s। मैं एक बार के लिए बता रहा हूँ आपको नॉर्मली। तो ये 4s है यहाँ पर और ये है 3d। इसमें d में पूरे भरे हुए हैं। तो सॉरी, यहाँ पर इस प्रकार लिखना है, डी में मान लिया कि क्या है भी पूरे भरे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक अलग ही बता रहा हूँ आपको एक बार के लिए मैं, कि जैसे इस प्रकार हमने क्या भी भर दिया इनको। तो इसमें से क्या है कि अगर मैं क्या कर दूँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता हूँ दोस्तों, मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये जो है वो कक्षक है, ये खाली हो गया हमारे पास। इसमें क्या भी कुछ खास स्थायी नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देता हूँ मैं, तो ये ज़्यादा अधिक स्थायी होगा पहले वाले की तुलना में। इसी प्रकार क्या किया गया दोस्तों, इस Fe3, इसके ये संरचना अलग है, अलग टाइप की है, और मैं आपको जो करवा रहा हूँ Fe3+, उसमें थोड़ा अलग मैटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि Fe3+ Fe2 से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि Fe2 का निर्माण होता सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 4s में से क्या होता है अभी, में से दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर होता है, तथा 3D में कितने रह जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर 3D के अंदर ये जो मैंने आपको बताया था वो अलग बताया था। इसके अंदर दोस्तों 3D के अंदर क्या होता है अभी, 5 तो होते ही हैं पूरे भरे हुए, और इसके बाद में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक डब्बे के अंदर भरा होता है, एक कक्षक के अंदर। और 4s से हमने क्या भी निकाल लिया है, दोनों के दोनों निकाल दिए, इसको एक बार रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी Fe2+ की संरचना। ये कक्षक में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसमें क्या है, अगर इसमें से हम क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, तो मतलब क्या हो गया कि Fe+3 हो गया। तो आप यहाँ पर ये जो 3+ सोच, ऐसे मत सोच लेना कि हमने इलेक्ट्रॉन 3 ऐड किए हैं। इसका मतलब ये है कि ये 3 और ऐड कर सकता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये क्या कर सकता है, अभी 3 ऐड और कर सकता है, फिर ये परिपूर्ण Fe बन जाएगा, आयरन बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4s वाले से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। फिर हमने क्या अभी एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, ये तो खाली था ही हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद में अब देखिए ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है इसकी तुलना में। आपको पता ही चल ही रहा होगा कि आप इसमें आप देख सकते हैं कि स्थायी किस वाला, कौन से वाला हो सकता है। तो यही कारण होता है दोस्तों, Fe3 है जो वो Fe2 से अधिक स्थायी होता है। तो त्यागने पर होता है F2, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर होता है, तथा 3D में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेष रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। परंतु Fe3+ जो है उसका निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका निर्माण 4s से 2 इलेक्ट्रॉन तथा 3D से 1 इलेक्ट्रॉन खोने पर होता है, तथा 3D में 5 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। जो कि अभी अर्धपूरित कक्षक का विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो अर्धपूरित कक्षक का
विन्यास प्राप्त कर लेता है तथा अर्धपूरित कक्षकों का विन्यास क्या होता है दोस्तों? अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है, जबकि Fe2+ में या +2 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्धपूरित होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि Cu+ यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाला हुआ आयन क्या होता है? भी रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, तथा अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल लिया है तो वो आयन जो है वो रंगीन हो जाता है। ये हमें बताना है, ये रंगीन क्यों हो जाता है, ये हमें समझाना है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है कि Cu+ आयन रंगहीन होता है तथा Cu2+ आयन रंगीन, क्योंकि Cu+ में से 4s से एक, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ठीक है। तो Cu+ में से 4s में 4s से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होता है दोस्तों? Cu+ आयन का निर्माण होता है तथा विन्यास 3D10 प्राप्त होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें D में जो है वो परिपूर्ण कक्षक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? इसमें किसी प्रकार का यह रंग नहीं दे पाता है, ये इसका बड़ा कारण होता है। तो जो कि क्या अभी प्राप्त होता है, जो क्या अभी पूर्ण पूरित डी में आपको पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, तो पूर्ण पूरित होता है तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। जबकि Cu2+ में Cu2+ आयन का निर्माण किस प्रकार होगा भी? 4s से एक इलेक्ट्रॉन तो जो बाहर वाला था 4s वाला वो निकल गया, से एक इलेक्ट्रॉन व 3D से
एक इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर कितने निकल गए हमारे पास? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गया, एक 3d से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन खोने से होता है भाई, तो जो बनने वाला आयन होगा वो किस प्रकार का भाई? Cu+2 होगा। ठीक है दोस्तों। होता है जिससे क्या होता है भाई? अब आपको पता है कि अगर D में 10 परमाणु D के अंदर उस पूर्ण पूरित है, तो उससे हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे, तो उसका विन्यास जो है वो कितना प्राप्त हो जाएगा भाई? जिससे विन्यास 3D9 प्राप्त होता है।